अस्टिग्मेटिज्म, जो कि ऑल्सो फ्लेयर अप हुई बिकॉज बच्चों का जो कॉन्टेक्ट टाइम था बढ़ गया। तो लेटेस्ट स्टडीज़ अगर आप देखें स्प्रिंगर या किसी की, तो उसमें रिफ्लेक्टिव एरर्स ज़्यादा हो गई, क्योंकि बच्चों ने क्लासेस भी ऑनलाइन करी और वैसे भी मोबाइल देखा कोरोना में। तो इसमें क्या है कि प्रॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी थॉरो एग्जामिनेशन, कि आपसे वो चूक नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको 4 साल में चश्मा लगना है। और मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ पेरेंट्स इतना डर के भाग के आते हैं कि अरे मेरे बच्चे को चश्मा हो गया, वो इसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि ये खाए वो खाए, जबकि वो सब खा रहा होता है। तो उनको ये कंसोल करना है कि ये कोई व्याधि नहीं है, इतनी भयानक वाली नहीं है, नॉर्मल आई का प्रोसेस है। आई बॉल साइज छोटा रह गया, बड़ा रह गया, उसमें उसका कोई दिक्कत नहीं है। मे बी अप टू 23 ईयर्स, जैसे कभी कभी बोला जाता है कि चश्मा लगा 6 महीने में उतर जाएगा, बिकॉज आई जैसे बॉडी ग्रो कर रही है वैसे उसकी आई बॉल साइज ग्रो कर रहा है। अगर छोटा रह गया तो हाइपरमेट्रोपिया है, बिग साइज है तो मायोपिया हो गया है। तो आप ये बोलेंगे कि इतना घबराना नहीं है, चश्मा लगा लीजिए, साथ में आप हमारी थेरेपी स्टार्ट करिए। इससे उसका होता है कि नंबर स्टेबल हो जाएगा, बट अभी तक उतना स्टेबल नहीं होएगा। 0.5 या 0.75 का डिफरेंस अगर जंप करता है तो उसी में वो घबराने लगते हैं। देखिए अभी मैं सब खिला रही थी और उसके बाद भी जो है इसका नंबर बढ़ गया। तो आपको कहना है कि ये कोई इतना व्याधि नहीं है, जनरल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है बॉडी की, उसमें उसका स्ट्रक्चर बड़ा या छोटा हो रहा है। अप टू द एज ऑफ 23 नंबर स्टेबल नहीं होगा, और 0.5 का अगर डिफरेंस है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। बट मेन बात है कि आपके पास डायग्नोज पेशेंट आए या आप बोलेंगे कि आई चेकअप हो जाए। अगर आपके पास चश्मे वाला बच्चा आ जाता है तब आपका फिर ये काम है कि आप उसको ये खुद अपने में करा सकते हैं, तो आपको उसको तर्पण कराना है। और जो भी थोड़ा सा माइनर डाइट का कंटेंट है उसको इसमें लिखा है तो आप उसको बता सकते हैं। सप्तामृत लॉ एक अच्छी मेडिसिन है जिसका कि 0.52 अगर रिड्यूस करना है तो उसमें नंबर में अच्छा है। अगर किसी को आई एक है, आंख में दर्द हो रही है, हेडेक है, फ्रंटल हेडेक, तो उसमें भी वो वर्क करती है। तो अगर आपके पास आ रही है तो आप उसको सबको बांट दें सप्तामृत लॉ, तो आयरन कंटेंट भी उसको मिलेगा। और चश्मे के नंबर के लिए मैं ये भी बता दूं कि कई लोग पूछते हैं कि सर्जरी, यस, इंडियन रेस में मायोपिया में इसके 100% चांसेस हैं कि वो बिल्कुल हट जाता है, बट आफ्टर द 23 एज ही पेशेंट को बोलना है अगर पेशेंट वांट्स टू गो फॉर द रिफ्लेक्टिव सर्जरीज। इसके बहुत अच्छे सेंटर्स हैं एंड जीरो, बिकॉज कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, एक बच्चा जिसको सिर्फ हमने तर्पण और सप्तामृत लॉ देने के बाद उसकी सिलेक्शन थी एयरफोर्स में, बट उसको सर्जरी नहीं करानी थी। सो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई ऐसा आता है कि नहीं मेरा 0.5 है, कई बार लोको पायलट्स आते हैं, कई बार बस के जो ड्राइवर्स के नेम जिन्होंने दे रखा होता है फॉर्म, तो ऐसा नहीं है ये वर्क नहीं करता, बस उसमें मैनुअल पावर ज़्यादा लगती है कि आपको खुद करना पड़ेगा या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और नहीं हो तो हम आपको मतलब बता, सबको ही मालूम है वैसे तो नेट पे उसकी विधि तो पता ही रहती है। तो इसमें स्पेसिफिकली नेत्र प्रक्षालन अगर बच्चों में नहीं हो तो क्या है कि आई वॉश जो त्रिफला से हम कहते हैं, इवन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में भी, और उसके आई कप्स भी मिलते हैं। और अगर छींटे देना मुझे उतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट टाइम नहीं लगता है तो आप बोलेंगे हथेली में वो आई वॉश जो त्रिफला का है वो ले लें और देन आई को स्विम कराएं, क्योंकि वो आई कप्स वैसे तो अवेलेबल है ऑनलाइन छोटे छोटे, उसको ऐसे रख के भी कर सकते हैं, बट नहीं मिला किसी को तो क्या करेंगे, हथेली में लेंगे। इतना छोटा जो आई वॉश के लिए लिखा है ना कि भाई कभी भी नेत्र रोग होते नहीं है, ऐसा मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ लेस कॉन्टेक्ट टाइम। तो कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ाने के लिए आपको उसका कॉन्टेक्ट ज़्यादा देर करना पड़ेगा। देन एज रिलेटेड अगर मैकुलर डिजेनरेशन जी मैम रिफ्लेक्टिव एरर्स में जो तर्पण है वो प्लेन ग्रिड से भी कर सकते हैं ना, अगर ये हाँ, बट इसमें जो अगर मेडिकेटेड से करोगे आप त्रिफला वहाँ तो जीवन के अधिक ग्रेड उसका बहुत अच्छा रोल है जी। मैम यशद वसुन का भी रोल है मैम, ओरल एंटी, उसको आप कॉम्बिनेशन हाँ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। मैम ये सप्तामृत लॉ और जो आंखों के लिए आपने एक दूसरी कौन सी मेडिसिन बताई थी? चंद्रोदेवर्ती ना अच्छा तर्पण तो ठीक है, ये कब तक दे सकते हैं सप्तामृत लॉ? ये दे सकते हैं 3 मंथ्स तो मिनिमम एक साथ आप दे सकते हो। आयरन कंटेंट अगर मॉडर्न के हिसाब से भी आप देखेंगे, हाँ
जी, फिर गैप करके फिर से स्टार्ट करते हैं। मायोपिया में जो सर्जरी है, जैसे कोई बच्चा है मायोपिया का, जी। तो वो कब किस एज में करानी चाहिए? 23 के बाद। 23 के बाद। और वो बिल्कुल 100% रिजल्ट्स हैं उसमें, मतलब 10-15 ईयर्स, जैसे -6 तक नॉर्मल है नंबर, -6 से ऊपर जो होता है तभी रेटिना में प्रॉब्लम है, दैट इज द पैथोलॉजिकल मायोपिया या फिर प्रोग्रेसिव मायोपिया। तो 6 तक प्लीज उनको बोलें कि वो इतना पेरेंट्स टेंशन ना लें, क्योंकि वो बहुत लेते हैं और उससे बच्चे को भी परेशान करते हैं। मैं इसको ट्रीटमेंट, मैं इसको व्याधि नहीं लेती हूँ अनटिल अनलेस ये पैथोलॉजिकल नहीं है, बिकॉज इट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एज ऑफ द प्रेसबायोपिया। जैसे हमें 40 में चश्मा लग रहा है, वैसे बच्चों में उसके हाथ में नहीं है कि आई बॉल का साइज बड़ा है कि छोटा है, तो इसलिए उसको बोलना है कि चश्मा टाइम टू टाइम लगाए और उतना उसको तंग ना करे फिर बच्चे को। इमेच्योर स्नेल कैटरेक्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इमेच्योर में कर सकते हैं, मैच्योर में आपको उसको सर्जरी के लिए बोलना है। तो आपके पास टॉर्च जो है एक टूल है, आपको देखना होता है, बट एज के हिसाब से क्या होता है कि कभी कभी ग्रेश वाइट वैसे भी कलर आता है। तो मेनली डायग्नोज्ड अगर पेशेंट है तभी आप देख पाओगे, क्योंकि ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए उसके लिए, जब हम चेक कर सकें कि वेदर मैच्योर है कि नहीं। अदरवाइज इमेच्योर कैटरेक्ट का अगर पेशेंट आपको लगता है तो भी इसमें रिसर्च है, बट मेरे को कभी नहीं लगता कि वो खत्म होता है। स्लो डाउन प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि मॉडर्न में एक कैटालॉन, कैटारेस्ट ऐसी जैसे मेडिसिन है जिसमें कि सोडियम एंड पोटेशियम के आयन वाला कॉम्बिनेशन है, बट हर कोई इसको स्लो डाउन करता है, कट नहीं करता। बड़े सारे पेशेंट में दृष्टि भी बहुत फेमस है कि क्या करता है वो लिटिल बिट, जैसे जो सेंट्रल कैटरेक्ट है ना, तो थोड़ा सा जैसे कोई डायलेट कर देता है हल्का, तो पेशेंट को पेरिफेरी से भी दिखने लगता है। तो जो भी कोई मेडिसिन होती है उनको ऐसा लगता है कि उसमें से मुझे दिखाई दे रहा है, बट फिर भी इसमें जो कॉन्टिन्यू वर्क है, तर्पण का इसमें वर्क है, एक साउथ में बहुत फेमस है जिसपे वर्क है एलानीर भुजांगू, वो बहुत ही ज़्यादा तेज लगता है अंजन, जैसा कि चंद्रोदय करती है, तो ये भी दे सकते हैं, बट स्लो प्रोसेस है, वो कट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। मैम तुथ का कोई रोल है इसमें, कॉपर सल्फेट? तुथ के लिए कॉम्बिनेशन में वो अंजन में बहुत सारा है, तो कैटरेक्ट जो है नॉन इन्फ्लामेटरी है, अगर आपके पास कोई ऐसा अंजन है तो आप पूरा 1 साल भी दे सकते हैं, बट मिनरल कॉम्बिनेशन है, तो किसने ये सही से प्रिपेयर किया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने हर्बो मिनरल तो खुद से नहीं बनाया, रसायन की हेल्प ले सकते हैं। मैम एक बरेली बहुत सारों में लिखा है टूथ एंड वनशिला, इवन द साइजन पे लेटेस्ट रिसर्च है, जो शिगरू मोरिंगा ओलिफेरा तो हमेशा लिखा है, तो अगर आप किसी को खाने में भी ऐड करते हैं तो भी वो आई साइट और उसके लिए, इवन उसके स्टिक्स तो होते ही हैं, ड्रम स्टिक्स, इवन लीव्स भी हैं। मैम कैटरेक्ट का डेवलपमेंट क्या आइरिस के ऊपर कोलेजन डिपॉजिट होने की वजह से होता है? नहीं, फिर जो लेंस है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, बट बाय द एज क्या होता है कि वो ओपेक होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं, जैसे हमारे बाल वाइट होने लगते हैं। वो दैट इज ओके, बट डेवलपमेंट क्या लेंस के ऊपर हो रही है या आइरिस लेंस के अंदर? लेंस के अंदर हो रही है जी, डेवलपमेंट, और आइरिस पेयर है, आइरिस कुछ नहीं कर रहा उसमें। नहीं मैंने कहीं शायद पढ़ा इसका कि आइरिस के ऊपर कोलेजन का डिपोजिशन भी एक कारण कैटरेक्ट का बनता है। नहीं। नहीं और डायबिटीज और स्मोकिंग जो इसको फास्ट बढ़ाते हैं, और हेड ट्रॉमा, इवन हाइपरटेंशन, हेड ट्रॉमा यूवी में यूवी रेडिएशन वगैरह जो लाइट। मैम ये तिमिर में आंवले का रस का कुछ लोग बता रहे हैं डालने से कुछ लाभ मिल सकता है? डायरेक्टली रस डालने से आप डाल सकते हैं, क्योंकि आज शोधे नहीं हुआ, पर सिंगल कंटेंट उतना वर्क नहीं करेगा जितना तीनों है आप एक साथ लेंगे। और जो हमारा कॉर्निया है वो लिपोफिलिक है ना, हाइड्रोफिलिक के साथ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंटरनली वर्क करे तो आपको कॉम्बिनेशन हर्बल प्लस इवन लिपिड्स का ज़्यादा है, इसलिए स्नेक कल्पना जो है आंख में ज़्यादा काम करती है, बट कंजक्टिवाइटिस में आप डालना चाहें अच्छा है डाल सकते हैं। तिमिर को बहुत ब्रॉड टर्म है, तिमिर में आप क्या देखना चाहते हैं आंख में? कंजक्टिवाइटिस बाहर की सेगमेंट के भी हम तिमिर बोल सकते हैं। कैटरेक्ट में जो वाटरी कंटेंट है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉर्निया है उसको लिपिड चाहिए, लाइपोफिलिक है, तो आपको जिसमें भी घृत है कॉम्बिनेशन, या तो आप उसमें घृत ऐड कर लीजिए तब वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है जी, मुझे बिगनिंग में कैटरेक्ट था, एक
आई स्पेशलिस्ट बोले कि आपका कैटरेक्ट बन रहा है, अच्छा तो उन्होंने कहा था कि आप आंवले का रस से डाल सकते हैं। ठीक। तो फिर मैं पतंजलि में था, तो वहाँ दृष्टि आई ड्रॉप था मुझे, जी, तो हाँ। मैंने उसको डाला। फिर मैंने उनको भी दिखाया, 2-3 महीने के बाद बोले गायब है। फिर वही। और दूसरे को दिखा, उन्होंने कहा नहीं कैटरेक्ट नहीं है। जी। तो मुझे तो लाभ मिला इसमें दृष्टि आई ड्रॉप क्योंकि में। बहुत सारे मैं कह रही हूँ कि पेशेंट्स बोलते हैं कि हम कॉन्टिन्यूस दृष्टि डालते हैं तो उनको वो ईयर्स टू ईयर्स चलता रहता है, तो हो सकता है आपका 10% ही बना हो, फिर वो रिजॉल्व कर गया। बिकॉज हमें वाइट फाइबर्स जो बाल के हैं हम क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं, बट हो सकता है कि उसने इतना वर्क किया कि उसकी वाइटनेस को हटा के फिर ट्रांसपेरेंट कर दिया। बट एज सच मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस नहीं मिले हैं जो 50% हो और उसके बाद उसका कट गया। बिगनिंग में बात कर रहा हूँ, बिगनिंग। जी जी जी, बिगनिंग में हो सकता है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये पेशेंट आपको तभी मिल पाएगा जब अगर कोई डायग्नोज होगा, या फिर हम कैसे देखेंगे कि 50 के ऊपर अगर आप विजन चेक करेंगे उसको कोई पेन नहीं है, उसको कुछ सिम्टम नहीं है, बट पेन विजन 6/6 नहीं आ रहा। तो मैकुला में जहाँ पे हमारे हाईएस्ट कोन सेल्स हैं वहाँ पे उसके जो पिगमेंट एरिया थोड़ा सा वीक हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर उसकी डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन चक्षुष्य द्रव्य का कॉम्बिनेशन। किसी को भी अगर हमें एजिंग वाली जो व्याधि है उनको ठीक करना है तो 50+ में च्यवनप्राश है, आंवला का कॉम्बिनेशन है, त्रिफला है, या फिर घृत अगर कोई ले सकता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है खाने में, बस कोलेस्ट्रॉल वाला जो लिपिड प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखना है और घी में डाल करके उसको ले सकते हैं। तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन को हम रोक नहीं सकते हैं, बस उसको चेक कर सकते हैं कि वो स्लो डाउन हो। उसमें मैकुला हमारे इन्वॉल्व होने लगता है तो दिन में 6/6 विजन नहीं आएगा, और ये कॉमन है इंडिया में। एक है ड्राई टाइप का जो सबको है, ऑन एंड ऑफ 60+ में सबको हो जाता है, बट जो वेट टाइप का है वो उसी में मिलेगा जिसमें कि ब्लड हैमरेज मिलते हैं, जो कि एसोसिएटेड है मेनली विद द डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक है, जिसको कहते हैं आँख में वो प्रॉब्लम करता ही करता है। रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो कंट्रोल्ड है, आफ्टर 10 इयर्स डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होगी 10 नहीं तो 12 इयर्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी? जी, जो हाइपरटेंशन की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स में सिमिलर ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें भी ड्रूसन्स मिलते हैं, उसमें भी ब्लड हेमरेज कम मिलेगी हाइपरटेंसिव में, उसमें कुछ बोनेटिंग साइन होता है, जैसे कि कॉटन एंड सिल्वर वायर अपीयरेंस। सिल्वर वायर लास्ट स्टेज है हाइपरटेंसिव की रेटिनोपैथी, 4th स्टेज। अच्छा, फोर्थ उसमें वो खत्म ही हो गई फिर। कॉटन स्पॉट्स, कॉटन वूल स्पॉट्स भी मिलेंगे और एक्सुडेट्स भी मिलेंगे, पर मोर डेंजरस इज द डायबिटिक रेटिनोपैथी की ये होनी ही होनी है। हाइपरटेंशन वाले में क्या है कि कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि 10-12 इयर्स में होनी है, बट डायबिटिक के लिए पेशेंट के लिए ज़्यादा क्योर नहीं है, बस अगर विरेचन के बाद हमने तर्पण दिया है तो उसकी थीसिस के रिजल्ट्स हैं। तो पोस्ट शुद्धि करने के बाद अगर हम इसमें कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हेल्प मिल सकती है। यस, हाँ सॉरी, सब कंजक्टिवल हेमरेज है कि एक शीट सी ब्लड की आंख के ऊपर दिखाई देती है, उसको डिफरेंशिएट कंजक्टिवाइटिस से ऐसे है कि उसके नीचे वेसल्स नहीं दिखेंगी, ऐसे दिखता है कि एक पैच धब्बा आंख के ऊपर है। आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आप फुली 100% कॉन्फिडेंट होकर पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, घबराओ नहीं, मैं आपको सेक करा रहा हूँ 5 दिन, उसके बाद आप ये दवाई लें, बिकॉज वो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर हम कुछ नहीं भी देंगे तब भी वो ठीक होगा, पर पेशेंट वरीड होता है और 5 दिन के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। Yes. 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 Yes, sir. Yes. If it is related with hypertension, it must be cured. Hypertension चेक करेंगे तो डिपेंड कर रहा है, लाइक बच्चा है वो सब कंजक्टिवल हेमरेज के साथ आया तो मैं क्या सोचूंगी कि उसने फिंगर से ट्रॉमा किया होगा या उसने किसी को पंच मार दिया, ठीक, तो एक चीज इरेडिकेट हो गई कि मुझे अदर थिंग नहीं सोचनी है, उसके लिए
फर्स्ट 12 आवर्स में कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग से और वेसो डायलिटेशन नहीं होगा तो हेमरेज नहीं बढ़ेगा। बट आफ्टर 12 आवर्स जितना कि खून वहां पे आ गया है हेमरेज, उसको क्या करेंगे? अगेन द ओल्ड फंडा, हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन। मैम यहाँ पे जो कंजंक्टाइवल हेमरेज है तो इसको हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये रक्तपित्त है, जी ठीक है जी। और रक्तपित्त जो पैदा होता है वो पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा होने की ठीक, वजह से ठीक, पैदा ठीक। हो रहा है। यहाँ अब- पर अम्लपित्त की चिकित्सा होगी जी, और तो- किस अम्लपित्त की चिकित्सा होगी? जो कि पित्त के द्रवांश का अवशोषण ठीक, न करे, ठीक। सोंठ नहीं देंगे, ठीक ठीक, लघु यस सुपेकर काम नहीं करेगा, शतावरी जैसे द्रव्य काम करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे। त्रिफला दे दीजिए क्योंकि वो खुद से ठीक हो जाएगा। बट अगर वो आपने हॉट वाटर फर्मेंटेशन 12 या 24 घंटे बाद नहीं किया तो 5 दिन बाद पेशेंट डॉक्टर बदल लेगा कि वो बार बार डरता रहता है। तो आपको उसको देख करके बताना है कि देखो ये 1 हफ्ते में जा सकता है और ज़्यादा सीवियर है तो बोलना है कि ये 12 से 15 दिन ले सकता है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। बट अगर आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन करेंगे तो वो ब्लड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी, जो एक शीट बन चुकी है। सो आफ्टर 12 आवर्स हॉट वाटर फर्मेंटेशन जरूरी है। टाइम तो लेगा बट उससे विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइमल्टेनियसली लीवर का भी इलाज करना होगा। हाँ सही जी जी। नहीं नो फास्ट है। तो अगर फॉरेन बॉडी है, कॉर्निया में मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ आयुर्वेदिक ड्रॉप का, क्योंकि एक तो वो विजन से रिलेटेड है। अगर कॉर्निया में प्रॉब्लम हुई तो फिर बहुत ही मुश्किल है। माइल्ड ऑप्टा के लिए कुछ नहीं, मुझे कॉर्नियल अल्सर अगर छोटा सा है तो वो हेल्प कर सकता है इफ पेरिफेरल है। सेंटर में अगर कोई फॉरेन बॉडी स्टक कर गई है, अगर कोई लकड़ी का पीस है तो आप उसको लेटा देंगे, बट आपको पैराकीन तो चाहिए पड़ेगी, ज़ैलोगेन होती है ना, तो उसको आप ड्रॉप डाल करके कॉटन जो टूथपिक होती है, टूथपिक जो बुक में लिखा है जैसे, तो उसी से आप उसको रिमूव कर देंगे। अगर आयरन पार्टिकल है तो वो टूथपिक से नहीं जाएगा, आपको 26 नंबर नीडल से उसको निकालना होगा। तो आपको एक बाइनोकुलर लूप चाहिए या फिर टॉर्च, निकलता है थोड़ा बहुत उसका मेटेलिक पार्ट रह सकता है, मेटल अगर लगा है तो। बट उसके लिए अगर फॉरेन बॉडी वेजिटेटिव ओरिजिन की है तो आँख को कवर नहीं करना है। अदरवाइज अगर मेटल या कुछ लगा है, अगर आप 24 या 12 आवर्स के लिए भी आँख को कवर करते हैं, वो फास्ट हीट लेगा उसकी, बहुत फास्ट। बट उसमें एक ऑइंटमेंट बीच में डाल दें। और मैं इसमें कोई वो नहीं करती हूँ कि मैं इसमें मॉडर्न मेडिसिन के लिए आई ड्रॉप्स को यूज़ करती हूँ कॉर्नियल अल्सर में, और कोई वो ठीक हो जाता है। मैडम ये ट्रॉमेटिक हेमेटोमा में क्या करना है? ट्रोमेटिक हेमेटोमा कहाँ के लिए आप कह रहे हैं? आपको कोई जैसे चोट लग जाती है जो बाहर या कोर्निया के अंदर अंदर की तरफ, आँख के अंदर जो है लाल खून जम जाता है। अच्छा, अब कोई नहीं, वो तो अगर कॉर्निया के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है हॉट वाटर जी, हॉट वाटर फर्मेंटेशन जी। हॉट वाटर से ब्लीडिंग और नहीं पड़ेगी क्या? नहीं, वो जो हो रखी है तो शुरू के अगर 12 घंटे तो आपको कोल्ड वाटर करनी है। तो ब्लीडिंग हुई तो तब होगी जब कहीं इंजरी हुई होगी। नंबर 1 का, नंबर 2 का प्लेटलेट डिफिशियंसी इज अनदर कॉज। हाँ, प्लेटलेट डिफिशियंसी के लिए डिफिशियंसी इज देयर, देन हॉट वाटर विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस केस। प्लेटलेट अगर डेफिशिएंसी है तो आपको थोड़ा हिस्ट्री लेनी होगी। अगर पेशेंट कोई एस्प्रिन जैसी ड्रॉप पे या किसी और चीज़ पे तो नहीं चल रहा है, और अगर बीटीसीटी होता है तो वो कराना होता है। देखिए इनिशियली फर्स्ट टाइम में आपको पेशेंट को ट्रीट करना होता है। अगर तभी के तभी वो रिजल्ट नहीं दे रहा है तो देन आप सेकेंड विजिट पे अगले दिन उससे सोच सकते हैं कि देखो इसने वर्क नहीं किया, तो मतलब इसका कुछ और चीज़ें मुझे इवैल्यूएट करने पड़ेंगी। मैम एक कॉमन समस्या थी, आँख के लिए कभी भी गर्म सेक एडवाइजेबल नहीं है। गरम नहीं, लिटिल बिट जैसे हॉट वाटर है, आपको उसको कॉटन को स्क्वीज करके टच करके छू करके देखना होता है कि वो कितना टॉलरेट करता है। आँख में तो ओशन स्वेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट जनरली हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं तो लिटिल पोर्शन स्वेट तो देना ही होगा अगर पहले से ब्लड वहाँ है। और न्यू लेटेस्ट ट्रेंड में 12 घंटे तक आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है ताकि वो फिर से और ना बने। मैम एक क्वेश्चन, कई बार सर्दियों में भी बच्चे आते हैं जैसे 10 साल 12 साल 15 साल,
नाक से ब्लीडिंग हो रही है जी, जी, जी। बिना किसी कारण के, जी, जी, तो मैं तो इसमें कैल्शियम विटामिन सी वगैरह देता ही हूँ, जी। साथ में साथ एक सिरप, उसका रिजल्ट ठीक लगा। ठीक। इसके अलावा आप क्या मुझे अच्छा, जब भी पेशेंट बच्चा आता है तो उसको हमें टिप को ब्लॉक पिंच करना है ना, पिंचिंग, पर मुंह से सांस लेता रहेगा। अक्सर इवन जो शहर में भी लोग रहते हैं वो ऐसे पीछे को करवाते हैं, तो नहीं कराना है क्योंकि चोक हो सकता है ना, क्योंकि हमारे लंग्स में जा सकता है। उसको बोला चाहे कितना खून आ रहा है, उसको तुमने बस आगे बेसिक मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग ही चाहिए। और ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए रिमार्केबल है, जिसने भी लिखा है कि आपको पिंच करना है तो लिटल एरिया की ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तभी के तभी आपके पास अगर दूरवा सोरस है या फिर आइस पैक स्फुटिका भस्म को थोड़ा सा लगा करके उधर लगा दीजिए, ठीक। और बच्चे क्या होते हैं कि बार बार फिंगर से वहाँ टच करते रहते हैं, तो आपको रात को घी एप्लीकेशन उसको बोलना है। जरूरी नहीं है कि राइनोसेट और ये दे दें डिकंजेस्टेंट, घी लगा दें, दूरवादी सोरस दे दें। और मैं रक्त स्तंभक रोटी का यूज करती हूँ। अब कंपनी तो क्या ही नाम बोलेंगे, बट रक्त स्तंभक रोटी भी आप उसको यूज करें, शास्त्रीय। मैम ठीक है सर। मैम एक क्वेश्चन है मैम, ये हाई मायोप्स में ना ये फ्लोटर्स बहुत कॉमन, मस्काई वॉलिटेंट्स, तो मैम इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद में मैम? तर्पण, आप उसको 6 महीने तर्पण पे डालिए। हाँ। और बोल रहे हैं कि हाई मायोप अगर 6 डायोप्टर से ऊपर है तो उसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज अगर उसने हाई जंप किया तो रेटिना डिटैचमेंट हो सकती है मोर देन 10-12। ये उसको स्पोर्ट्स में क्रिक जैसे फुटबॉल और ये जिसका भी नंबर ज़्यादा है 6 से ऊपर, उसको नहीं लेने चाहिए। तो उसको रेटिना डिटैचमेंट और फ्लोटर्स में उसको एज सच रहना पड़ेगा उन्हीं के साथ। मैम जस्ट ये एलोपैथी वाले भी है, जस्ट इग्नोर देम। जस्ट इग्नोर। हाँ। बट आप उसके लिए कर सकते हैं, आप उसको तर्पण पे डाले रखिए, 6 महीने आप डाल सकते हैं, बीच में सिटिंग गैप करके फिर से डाल सकते हैं। और मैम ओरल मेडिसिन में क्या देंगे? ओरल मेडिसिन सप्तामृत यश भस्म इसको ऐड करके शिवा गुटिका चलेगा, नागार्जुन आरपी के लिए कोई डेली वो कर सकते आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्यूरेबल नहीं है, हैं, लेकिन डेली कुछ आयुर्वेद डेली के लिए आपको तर्पण, आप ये आई वॉश बताइए, हाथों पाँव में मसाज पादाभ्यंग के लिए, उसको सूर्य नमस्कार बोलिएगा करने के लिए। मतलब जल जब देते हैं उसके बाद 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये मेरा नहीं है, डॉक्टर बेट्स ने न्यू, जो मतलब हम बाहर से जब एक्सेप्ट करते हैं तब मानते हैं कि हाँ एक्सरसाइजेज वर्क करती हैं। तो डॉक्टर बेट हैं, बेट्स आई एक्सरसाइजेज उन्होंने डेवलप कर रखी हैं। सनिंग है, बॉल एक्सरसाइज है, डोर पामिंग है जैसे हमारे में, बट वहाँ से लेंगे तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। तर्पण दे सकते हैं? तर्पण दे सकते हैं थ्रू आउट। और उसके साथ आपको ओरल देना होगा उसको त्रिफलाविर। अगर लीन एंड थीन है तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे तो डाइजेस्ट कर जाते हैं। 40+ है तो आपको कोलेस्ट्रॉल बीच में चेक करते रहना कि घी खिलाने से गिनबट करेगा। महात्रिफलाविर इवन जीवंती आदि थोड़ा सा कॉस्टली अगर बेटर है। च्यवनप्राश दे सकते हैं? च्यवनप्राश कोई भी जो चक्षुष है वो आपको आरपी को चलाना है ताकि उसको स्लो डाउन करें, क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाला। मैम एक नेजोलैक्राइमल डक्ट की ब्लॉकेज का केस बहुतायत में आता है, जहाँ पे एक आंख से पानी का डिस्चार्ज होता रहता है और उधर की नाक ड्राई रहती है। इन दैट सिनेरियो एलोपैथ मोडेलिटीज जो होती हैं वो ट्रीटमेंट प्रेफर करती हैं कि लिटिल फिंगर से थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करें, प्रेस एंड रिलीज टेक्निक, तो वो उसको ओपन करती है। कई बार वो टेक्निक काम नहीं करती तो सिरिंजिंग को ऑप्ट किया जाता है। What should we do in case where these techniques are not helping? तो वहाँ पे हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से सिरिंजिंग कैसे कर सकते हैं, या कुछ और अगर जो हम करना चाहें तो? सॉरी, क्योंकि जब मैंने ये स्लाइड बनाई तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने डेक्रोसिस्टाइटिस छोड़ दिया फ्रंट की पेशेंट। तो सबसे पहले तो आपके पास एक छोटा आता है बेबी, बच्चे को लेकर के आती है, जैसे वो पैदा होता है 15 दिन का या आधे 1 महीने का होगा, आंख में से पानी आ रहा होता है उसके, ठीक है। तो आपको उसको बोलना है, जो दादी अम्मा कैसे बोलते हैं नाक ऊपर उठाओ, तो वो सही कहती होती थी कि उनको पता तो नहीं था, बट अगर आपको लेक्राइमल पैसेज बनाना है तो आपको यहाँ मसाजिंग करनी है, ठीक, जैसे वो करती है। तो जी 9 मंथ्स तक कुछ और कुछ नहीं करना है उसको। आपको बीच में जैसे बच्चे में तो अगर है तो अगर आप ऑप्था केयर देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर टोब्रामाइसिन सेफेस्ट है।
उसको देना है। अगर वो भी चिपक रही हो आँख, अगर प्लेन वाटरी डिस्चार्ज है तो सिर्फ उसको लेक्राइमल मसाज करनी है। अगर 9 मंथ्स के बाद भी वाटरिंग ठीक नहीं हुई, इट्स द फॉल्ट ऑफ ओनली मदर कि उसने मसाजिंग ठीक से नहीं करी, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है कि वो ठीक नहीं होता। बट 9 या 10 मंथ्स के बाद उसको बोलना है गो फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, एंड देन बच्चों में प्रोबिंग होती है, उसको जैसा लगेगा तो वो सिरिंजिंग करके उसका पैसेज बनाएगा, वही एक ऑप्शन है। पर बच्चों में हम कोई ट्राई नहीं करेंगे ऐसा वैसा सिरिंजिंग। अगर कोई बड़ा आ जाए तो बड़ा अगर आता है वो भी क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस का, तो आप उसमें पंचवल्कर या फिर त्रिफला मोलेटी का जो सेक है उसको सिरिंज में लेकर के, अगर सिरिंजिंग सेट है तो आप कर सकते हैं। बिना सिरिंजिंग के लेक्राइमल सैक में मेडिसिन नहीं जाने वाली है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती, तो उसमें आप कर सकते हैं, पर बच्चों में नहीं। मैंने एक 65 ईयर ओल्ड लेडी मिली थी, उनकी आँख के ऊपर ही पलक अपने आप जो है गिर जाती है। जी तो वो कोशिश करके घुटा टोसिस है, थर्ड नर्व। सर वो एक्चुअली उन्होंने अपने जब वो छोटी रही होंगी, अगर एक्वायर्ड है तो अभी हुआ होगा। हमारी जो एलपीएस है, लिवेटर पे ऊपर उठाने की हेल्प करिए ना, थर्ड नर्व पैल्सी के लिए एमआरआई सीटी स्कैन के लिए उसको बोल सकते हैं। और अगर एक्वायर्ड टोसिस है तो षष्टिशाली अगर आप करेंगे तो उससे हेल्पफुल है, पर अगर पार्शियल है तो फुली है तो सर्जरी ही करवाएं। फेशियल नर्व में भी होता है क्या? फेशियल और नर्व ट्राइजेमिनल का भी है ये, ट्राइजेमिनल में भी ऑप्थेल्मिक ब्रांच है। ट्राइजेमिनल है, बट अभी जो लिवेटर को सप्लाई कर रही है वो ऑक्यूमोटर है, थर्ड नर्व है। तो फेशियल का तो वाटरिंग मेनली रहता है आंख में, वो अच्छे से ठीक हो जाता है। फेशियल पैरालिसिस तो सबने देखा कि वो अगर हमने विद इन मंथ वर्क करा है तो वो रिवर्स हो जाता है। तो इसमें टोसिस में देखना पड़ेगा सर, अगर उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि अगर बचपन से रहा है तो माता तो क्या इस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जी है क्या? जी थर्ड नर्व, अगर उनको ट्रॉमा हुआ है या तो मसल यहाँ की लिवेटर पैल्पेब्रल, उसी को तो नहीं ट्रॉमा हुआ है, अगर उसको नहीं चोट लगी है तो फिर एमआरआई कराना होगा कि थर्ड नर्व कहाँ पे पैरालिसिस हुई है। और अगर लगता है कि बड़ा पार्शियल है, अगर आपको मस्कुलर ही ओरिजिन मिला कि लिवेटर पैल्पेब्रल में पैरालिसिस नहीं है, तो आप षष्टिशाली कराइएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। षष्टिशाली सर्कुलर मूवमेंट, वो जो हम लाल चावल लेते हैं ना पोटली बना करके, तो वो अच्छा है। क्षीरबला तेल का भी अच्छा। क्षीरबला तेल भी, हाँ इसमें सर आप नस से भी करा सकते हैं क्षीरबला तेल के साथ। उसकी जो कुछ मरम पॉइंट है, जैसे अपांग है, अवर्थ है, स्तपनी, इसको और श्रृंगाटक को कर सकते हैं स्टिमुलेट साथ में। जी 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 जी, और नस से स्पेसिफिकली क्षीरबला। लास्ट है सीवीएस आई के डिसऑर्डर में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये सिमिलर है जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर है, बट आपको हर एक किसी भी तर्पण ऑर्थोप्टिक एग्जामिनेशन एक्सरसाइज, जैसे कि एक वो पेन ले लेगा, हाथ की फिंगर देखते हैं ना, उसको पास में ला करके भी देखना है, तो दोनों आंखें साथ में कन्वर्ज होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज बताएंगे। फिर इधर, क्योंकि वो अपने कंप्यूटर चैम्बर पे तो बैठे ही होते हैं, तो दिन में 9-10 बार वो लोग एक्सरसाइज करेंगे। इधर से देखना है बिना गर्दन हिलाए कि हम सेकेंडरी गेज में कितना देख सकते हैं, फिर ऊपर, फिर इधर। एक ये कन्वर्जेंस एक्सरसाइज है। कभी कभी इसी की वजह से ही वो ठीक हो जाते हैं। जो कंप्यूटर विजन वाले हैं वो क्या बताते हैं कि मुझे सिस्टम पे बैठ के, या तो उनको सर्वाइकल हो रहा होता है या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, वाटरिंग, वो ठीक हो जाती है। बट कभी कभी इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि ऑक्यूपेशन भी चेंज करने पड़ते हैं। एक पेशेंट थी जो कि कंप्यूटर पे वर्क करती थी सिडकुल में, तो उनको मोबाइल देखने में भी प्रॉब्लम थी। जैसे वो ऑन करती थी उसकी रेज से इतनी एलर्जी थी। बट अब वो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि वो हमारे पास आई थी, तो हमने कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं करी, सिमिलर सीक्वेंस में इनको फॉलो किया। बिल्कुल आंख बंद करके उसको सीक्वेंस में फॉलो करते जाएं। जैसे कि मैंने सोचा है मैं इसको तर्पण भी कराऊंगी। इनिशियली एक्यूट स्टेजेस में, जैसे कि मैंने आगे भी बनाया है कि जब भी एक्यूट आपके पास पेशेंट हो इन्फ्लेमेटरी, तो गो फॉर सेक आश्योतन पिंडी विदारक। एंड इफ इट इज सब क्रॉनिक और क्रॉनिक, कितना ले सकते हैं हम 10 डेज या 14 डेज के बाद, तो हम सब क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं ना, 2 वीक्स के बाद, तो तब आप उसको शुरू करें फिर तर्पण।
और ये सीक्वेंस एक प्रोटोकॉल बनाइए कि पहले आप मेरे पास 7 दिन आए तो मैं आपको सेक और विडाला करूंगी, नेक्स्ट आप आएंगे तो फिर तर्पण करूंगी, इवन शिरोबिचू है, नस है, और उसको आप फॉलो करते जाइए कुछ गैप देके, वो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और किसी चीज़ में जो कि इवन टच में है और वो मुझे कॉल कुछ मैसेज भेजते रहते हैं, तो मुझे भी नहीं लगा था कि उनका वो जो एक मोबाइल भी वो कुछ सेकंड के लिए नहीं देख पा रही है वो ठीक हो जाएगा, बट वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आई थी और हमने वो सेम चीज़ें को फॉलो करी। तो आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वाले के लिए भी यही करना है, वो बहुत परेशान होते हैं, तो आप उनको तर्पण सिटिंग देंगे, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं उसके लिए। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज में बेड्स की भी एक्सरसाइज है, आप उसको सनिंग बोला उन्होंने, देखो हमारे आयुर्वेद में कब से बोला है सनिंग, तो अब जा करके मॉडर्न में निकाला जा रहा है कि सनिंग एक एक्सरसाइज है। 5 मिनट्स के लिए सूर्य को देखने को कहते हैं कि सूर्य को क्यों देखना है, देखने की जरूरत नहीं है। अगर 8 बजे के बाद कोई सूर्य को जल दे रहा है, आंख बंद करके खड़े हो जाना है 5 मिनट के लिए। तो जो डॉक्टर बेट है उन्होंने ऐसे बनाया है, 5 मिनट्स की 6 या 7 एक्सरसाइजेज हैं जो एट ए स्ट्रेच पेशेंट को क्लिनिक में जाकर के करनी होती हैं। उसमें सबसे पहले सनिंग है, देन उन्होंने ये भी करी है पामिंग, हो सकता है हमारी बुक्स देखी होगी मैंने, फिर उसको ऐसे रखो 5 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद एक उन्होंने बॉल एक्सरसाइज बताई है, लाइक टू मेक वी शेप, ऐसे देखना है, नीचे बॉल है तो ठीक है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम ऐसे ही कराते हैं बॉल से, तो आप सेकेंडरी गेज के लिए यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर इधर देखा, तो वी शेप बना दिया। देन घाट पे चलने को बोले, पादाभ्याम करने को बोले, हाथ के लिए भी बोले, और फिर ऑरल मेडिकेशन। और एक है 20-20 का रूल कि उनको हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट डिस्टेंस में 20 सेकेंड्स के लिए देखना है, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं तो आंखें रिलैक्स होती हैं, और जब वो सिस्टम पे बैठे होते हैं तो भूल जाते हैं। तो भाई अलार्म फिट करिए, 20 मिनट के बाद आपको दूर देखना है। तो ये रूल है जनरल, जो मैंने इसमें पहले लिखा था लोगों के 20-20। पास स्नेल चार्ट आया है और कलर विजन सिहारा चार्ट आया है। क्या बात है। हाउ टू कोप अप विद दी चार्ट, और कैसे क्या करें कि उनको कहाँ प्लेसिंग करें, कितने जो मीटर पे प्लेसिंग करें। स्नेलर जो चार्ट है वो 6 मीटर पे करना है, 6 नहीं है तो आप शीशा लगा लीजिए 3 मीटर पे, अच्छा। तो वो डबलिंग करके आ जाएगा। कई बार हमारी ओपीडी छोटी होती है ना, ओके, ऋषिकुल में भी छोटी। जो हम विजुअल एक्विटी एग्जामिनेशन करेंगे, हाउ टू क्या कहते हैं डायग्नोज की व्हाट इज द विजुअल एक्यूरेटी ऑफ दिस पेशेंट। ओके, जो पहला है 6/36 जी 6/60 या 6/36 है, तो नो डाउट आपको सारा अपना दिमाग घुमाना होगा ये किस एज ग्रुप का है और इसको ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। after making a diagnosis by Snell's chart, जी। how we cope up with this? एज पे जाना होगा, पेशेंट की कंप्लेंट क्या है। अगर कोई बच्चा 6/36 बोल रहा है, क्या आपके पास बच्चा थोड़े बोलेगा, हमको निकालनी होगी। अच्छी, मतलब आपने चेक कर लिया कि उसने 2 ही पढ़े, ए पढ़ा और एक्स और ओ पढ़ा, हाँ, ठीक। कौन कौन सी लाइन पढ़ रहा है तो हम क्या जी, इवैल्यूएट अगर वो 2 ही लाइन पढ़ रहा है तो उसको पक्का चश्मा लगना है, आपको उसको चश्मे के लिए भेजना होगा या देना होगा। अगर कोई बड़ा आ रहा है 50, मेरा जैसे हम लोगों के पास 6/5 vision is not recommended, but in case of hypermetropic patient जो कि दूर के लिए भी accommodation यूज कर रहे हैं, वो 6/5 पढ़ सकते हैं, बट उसको अवॉइड करने के लिए आपको उसको चश्मा देना होगा। बिकॉज अगर वो 6/5 पढ़ रहा है और अगर हेडेक वाटरिंग की कंप्लेंट कर रहा है तो ही देना है, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं देना है, तो बहुत अच्छा है। तो मैम मेरा कहने प्लस ग्लास वाले लोग 6/5 पढ़ेंगे। मैम मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आपने बताया कि 6 फीट डिस्टेंस पे 6 मीटर और 6 मीटर 6 मीटर डिस्टेंस पे हमने स्नेल चार्ट लगा जी, दिया, ठीक है? अगर नहीं है तो 3 मीटर शीशा लगा के जी। लगाने के बाद पेशेंट को बैठाना, हमारे पास बाकी चीजें एक आंख को यहाँ से कवर करना है ताकि वो बीच में से ना देख अब सके, उसने ऊपर से नीचे तक सब दबा कर के लिया। नहीं करना है, क्योंकि आप जब इमीडिएटली दूसरा करोगे तो उसको धुंधला दिखेगा। ऐसे बस अब ऐसे। उसको ऐसे कर लिया और सारा पढ़ लिया ऊपर से नीचे तक, देन विजुअल एक्विटी 6/6। जी 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 ठीक है, मैं वो कैसे और करना सर है? बोल रहे हैं 6/5 भी पढ़ सकता है, एक और लाइन होती है नीचे, अच्छा, तो 6/5 तो बहुत ही अच्छी है आई, अगर उसको कोई और कंप्लेंट नहीं है तो। अच्छा तो मतलब 6/5 का कोई ट्रीटमेंट तो करना नहीं है ना? ट्रीटमेंट तभी करना है उसको हेडेक हो रही है, क्योंकि वो दूर के लिए अपनी पावर यूज कर रहा है। अच्छा। अदरवाइज 6/6 तक ही बोलिए। हम क्या करते हैं, वो
लोग बंद ही कर देते हैं लाइन, माइक्रोपोर लगा दीजिए, ये पढ़नी नहीं है आपको लाइन। अब आयुर्वेद के हिसाब से क्योंकि वो कई बार परेशान करते हैं, देखो ये नीचे वाली लाइन में मुझे अच्छा दिखा, बोलते हैं ये लाइन नहीं है, बट उससे काम नहीं चला, वो फिर भी पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि उसको बंद कर दो कि 6/6 नॉर्मल रूल है तो उतना ही अब पढ़ेगा। आयुर्वेद के हिसाब से जैसे हम लोग कई लोगों को बताते हैं, एक बृहद वार्षिकाधिक कषायम आता है जिससे कई लोग आंखों की चश्मा उतारते हैं। जो मज्जा धातु मज्जापाचक चिकित्सा चरक ज्वर चिकित्सा स्थान 203 नंबर श्लोक है ना, 2-3 और गुडुची आमल की मुस्ता, ठीक। गुडुची आमल की मुस्ता। हाँ वो ठीक है, है ना? आप देख सकते देख हैं, सकते हैं। क्योंकि गुरुजी तो लेकिन- चक्षुषी द्रव्यों में है ना। हाँ ठीक है, जी। लेकिन किस स्थिति तक, जैसे हमारी विजुअल अक्यूटी 6/6 तो कुछ देना नहीं, नहीं, ठीक 24 नहीं देना, 24 24 वाले भी ठीक हो जाएंगे, 30 24 वाले भी ठीक हो जाएंगे। देखिए 24 अगर विजन है, नहीं 24 तो खैर बहुत खराब हो गया, हम नीचे से चलते हैं। हाँ हाँ 12 6/9 12 या 9 वाला या 6 वाला, तो आप अगर पेशेंट वेट कर और सकते, कब भगाएं उन्हें, अगर पेशेंट वेट कर सकते हैं, आप अपनी दवाई पे डालिए कि देखो अभी मैं आपको चश्मा नहीं दे रहा हूँ, आपको जो ये अगर पानी या हेडेक आ रहा है 1-1.5 महीना दवाई करते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स, उसके बाद फिर आप उसको चश्मा दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेन है कर्णशूल में, कर्णशूल जो है इसमें ड्राई फॉर्मेंटेशन आप करते हैं, जो कान में दर्द होता है बच्चे को, ये कोई आता है, पर कर्णशूल बहुत तरह का हो सकता है, कान में कुछ चला गया है, गांव में क्या होता है वो चले जाता है चीचड़े से जो होते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि ऑटोस्कोप हो, बिना ऑटोस्कोप के ईयर की डिजीजेस का डायग्नोज बनाना बहुत मुश्किल है, बट बहुत अच्छा है, इतना भी कॉस्टली नहीं है, अपने पास पर्सनली हो सकता है। बेस्ट तो जैसे हाइम वगैरह का 5-6 हज़ार का आ जाता है, उसके बिना चेकअप नहीं हो सकता, तो मैं उसमें क्या स्पेसिफिक बताऊँ। कर्णशूल अगर है जी, आगे चला देते हैं, तो आपको कर्णशूल में कोई एनर्जेसिक दवाई कुछ देना है, क्योंकि विदाउट डायग्नोज वो पता नहीं चलेगा। और हॉट वाटर नहीं सॉरी ड्राई, जैसे कपड़ा नहीं रखते हैं कि गर्म, उसको देंगे ताकि दर्द ना हो। वैक्स आप देख सकते हैं, इम्पैक्टेड वैक्स भी हो सकता है, तो उसको तो सरसों तेल से भर सकते हैं। कर्ण विकृति अगेन द सेम, आपको अगर फ्रंटल दिखाई दे रहा है तो आजकल हम एक क्षार तेल उसमें अप्लाई करते हैं, उसका पीछू लगा करके छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग, इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कर भी रहे हैं ट्रीटमेंट, बस आपको पता चलेगा कि डिस्चार्ज अगर CSOM या ASOM तो नहीं है, तो आप उसमें पीछू देंगे। और अगर डेफनेस है, डेफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी ऑटोस्कोप होना जरूरी है। अगर डिस्चार्ज कान से है तो कर्ण धूपन रिकमेंडेड है, नॉट द कर्ण पूरण, क्योंकि उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद है। और अगर आपके पास पेशेंट खुद से डायग्नोज करवा के आता है कि देखो सेंसर मेरे पास डेफनेस का है डायग्नोज, मॉडर्न ने मुझे बोला है कि इसमें तुम या तो मशीन लगा लो या फिर तुम सर्जरी करा लो, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सेंसर न्यूरल में मशीन लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो कॉक्लियर इम्प्लांट कराता है तो उसके भी इतने सारे रिजल्ट्स नहीं हैं फिर भी, बट वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। और बचा कि आपको कंडक्टिव डेफनेस में व्हेन देयर इज परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तब आप उसको करवा सकते हैं हियरिंग एड के लिए रिकमेंडेशन। और कंडक्टिव डेफनेस में अगर पेशेंट कभी भी डिस्चार्ज के साथ पेन लेके आता है तो डेफिनेटली मेस्टॉइड रीजन में एटिकोएंट्रल टाइप की परफोरेशन है, उसको भेज दीजिए, क्योंकि वो मिडल ईयर से भी अंदर की तरफ को इन्फेक्शन जा रहा होगा। और अगर फुल परफोरेशन है तो सर्जरी के लिए भेज दीजिए। सर्जरी अच्छा है, 7-8 ईयर्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। मैरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी पेशेंट को वो अपने हिसाब से करते हैं, तो कर्ण धूपन आप करा सकते हैं। इसमें मैंने कर्ण धूपन के लिए एक स्लाइड है, ऐसा ही हमने कुछ बना रखा है ऋषिकुल में। एक तवे पे आप गुगलू, अगरू, शरशप ऐसे वाले, मैम कर्णनाथ के बहुत पेशेंट आते हैं, हाँ मैं करना बताती हूँ, बट कर्ण धूपन ऐसे करा सकते हैं। इसमें एक तवे में जैसे वो नहीं होता, ये तो हमने वही लिया जैसे एक जो एक तेल वाली कीपी होती है, पीकोन बना के एक गैस पाइप जो होती है उसको लगा करके धूपन के लिए पेशेंट खड़ा होता है, लंबा ही होना चाहिए,
और वो डेली फिर सिटिंग के लिए आता है कर्ण धूपन, ठीक। तो डिस्चार्ज उससे स्कैंटी हो जाता है। अगर कर्ण धूपन कराने से उसको पेन हो रही है, इट मीन्स कि वो मेस्टॉइड या एटिकोएंट्रल टाइप का अनसेफ परफोरेशन है, तो आपको उसको नहीं करना होगा। और आपके पास जो फ्री छूट है वो है सेंसोन्यूरल डेफनेस। सेंसोन्यूरल डेफनेस इसलिए क्योंकि इसमें आपको टीएम नॉर्मल मिलेगी। अगर पेशेंट डायग्नोज आता है 50 प्लस में, आप उसको डेली करण पूरण के लिए बुला सकते हैं। एंड इसके साथ ही टिनेटिस अगर हो गया पेशेंट को, और इसमें सारी वाली बट्टी हम देते हैं, और अगर आपको इसको देखना है तो वो रिजल्ट देती है। करण पूरण, नस्य एंड सारी वाली बट्टी, अगेन गो फॉर टिम्पेनोमेट्री। और वो इतनी इजी है, मतलब जैसे अगर कोई पेशेंट उधर नहीं भी हो, सिविल हॉस्पिटल में तो 50 रुपीज़ में हो जाती है अगर हम भेजते हैं जैसे मेला वगैरह हॉस्पिटल में। तो टिम्पेनोमेट्री में पता चल जाएगा कि मिक्स्ड है या फिर कंडक्टिव है, फिर सेंसोन्यूरल है। सेंसोन्यूरल में आप क्लियर कट कर्ण पूरण कर सकते हो, आपको उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, टीएम उसकी नॉर्मल है। और लॉन्ग टाइम कर सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में तो जाने नहीं वाली, क्योंकि उसकी जो नर्व है उसमें वीकनेस है ना, तो उसको उस हिसाब से आप कोई भी कंठ जो श्रवण इंद्रिय वर्धक द्रव्य हैं जो मैंने लिखे हैं वो आप दे सकते हैं। देन Many times tinnitus is not associated because of ear. many times it is with only and only idiopathic, only the tinnitus. It is depends upon the patient psychology actually. Sometime patient कुछ होते हैं जिनको कि बहुत ट्रॉमा हुआ है, किसी को तो हाइपरटेंशन है तो भी टिनेटस है। अदरवाइज कोई जो आर्मी बैकग्राउंड से है, जिन्होंने आर्मी में जॉब करी है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो टिनेटस उनको डेवलप करता है। एंड साइकोलॉजिकल अगर फैक्टर है तो टिनेटस में विदुर मरम का जो अगर आप स्टिमुलेट करोगे तो उसमें अच्छा होता है। कई बार नेजल पैथोलॉजी के कारण tinnitus रहता है। नेजल में तो सर ज़्यादा तो नहीं है, बट विदुर मरम आप करेंगे, शिरोपच्चु, बिल्कुल। कई बार आकाश महाभूत जो भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है। Then we go for just only one slide of the oral care, because oral care में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, because teeth में उतनी स्पेशलाइजेशन है। वैसे नहीं डालना है, नॉर्मली नहीं डालना है, परफोरेशन में नहीं डालना है। और अगर इचिंग हो रही है नहीं, उसमें नहीं डालने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ऐसे 35-45 डेज रेगुलर हमने किया, उसके बीच में आपको गैप देना है। 7 डेज के बाद मर्श नस्य पे छोड़ दीजिए पेशेंट को 7 डेज, देन अगेन 7 डेज मर्श नस्य, देन अगेन प्रतिमर्श, देन अगेन मर्श नस्य, ऐसे आप कर सकते हैं। और इसमें सभी को पता होगा कि चित्रक हरित की, अगस्त्य हरित की, जो भी आपको अपन, फिर भी मैं अपने पेशेंट्स को बोल देती हूँ कि मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। आर्टिकल्स आप ये एरिया बदल दो या फिर ये देश ही बदल दो, क्योंकि यहाँ के जो पोलन्स हैं वो आपको दिक्कत करेंगे ही करेंगे। तो जिस सीजन में ज़्यादा एलर्जी होती है, अगर वो मर्श नस्य में लेता है तो उसको सिट्रिजन और लिवोसिट्रिजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लीज़ उनका जो अगर आयुर्वेदिक थेरेपी पे मोल्ड कर सके तो अच्छी बात है, और इनहेलर स्टॉप करवा दें इसके बाद। मैम तो फिर से कई बार मैम ये प्रतिशय के केस में ना मैम ये नस्य देने के बाद अणुतेल ये चीज़ बढ़ जाता है मैम, प्रतिशय ये भी देखा है मैंने। अगर हम फोर्सफुली इनहेलेशन के लिए कहते हैं पेशेंट को, हाँ। नहीं करना है, ड्रॉप डालिए, उसको बोले आराम से सांस लो। जब अगर थ्रोट पे जाकर वो कंजेशन करता है ना तो वो बढ़ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है तो उसको स्टीम इनहेलेशन के लिए कहना है फर्स्ट थिंग। पर कितना डाला है, ठंडा तो नहीं डाल दिया, उस पर हो सकता है, तो आप उसको चेक करके स्टीम 10 मोल वाट पे डाल करके 2-3 दिन फिर अगेन ट्राई कीजिए, नहीं बढ़ेगा। फोर्सफुल इनहेलेशन नहीं बोलना है कि आप जोर से खींचो, वो मैंने देखा है कि कभी कभी वीडियोस में कि जोर से सांस खींचिए, हाँ। नहीं। मैम कितने ड्रॉप्स उसमें डालना होते हैं? 8 ड्रॉप स्टार्ट करें, 4 इधर 4 इधर, बस। उसी से जब पेशेंट को टॉलरेंस होने लगेगी तो बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट सिटिंग में। अदरवाइज शुरू के 7 डेज 4 ड्रॉप्स पे रहते हैं। देन टुंडी के लिए तो सभी लोग ट्रीट कर लेते होंगे, आई थिंक देर शुद्ध पिलादी, शुद्ध टमटम, शुद्ध ओके। जो भी हमारे ये औषधियाँ होती हैं या तो पंचवल्कल वाले होते हैं उसको ले सकते हैं। खलीदादी बटी है, और बहुत स्पेसिफिक एरिया मेरा ओरल कैविटी में नहीं है ये का है, तो अगर किसी को उसमें
और कुछ शेयर करना हो, हाँ ये रूल ज़रूर देखा है कि जब आप मुंह कवर या गडूश करते हैं इरीमेट तेल उसमें डाल दीजिए। इरीमेट तेल अवेलेबल है, तो जब वो ल्यूक वॉर्म होता है उसमें आप इरीमेट तेल भी डाल लेंगे तो वो हेल्पफुल है। मैम मैंने टंकन अप्लाई करवाया, उससे भी बहुत फायदा मिला। जी थैंक यू। या तो आपको देखना पड़ेगा, हाँ। उसको इन्वेस्टिगेट कराना है एड्स के लिए। हाँ हाँ अगर एड्स मिल रहा है हाँ। तो वो रिकरेंट होएगा। हाँ आपको रिकरेंट उसको कवल भी देना है, हाँ। कवल ही देना है। हाँ। और ओरल में आप यवक्षार हाँ। विद टंकन और मधु अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो कवल है उसमें उसको इरीमेट डालेंगे। मैम और ओरल लाइकन प्लानस एलपी एलपी के लिए तो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, वो फिर से होता है सिमिलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिमिलर उस पे ट्रीटमेंट। बहुत work नहीं किया। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन और है मैम। मैम ये टॉन्सिलाइटिस में कुछ लोग मैंने देखा ही थ्रोट पेंट वगैरह कुछ यूज़ कराते हैं, तो इसमें हम आयुर्वेदिक क्या कुछ ऐसा अप्लाई? आयुर्वेद में बहुत है, एक अभी रिंसिंग, वैसे तो ट्रिपला मोलेटिक गुलाब में हरिद्रा डाल दें, इनमें डालें, तेल डालें। अभी हिमालय कंपनी का भी एक बहुत अच्छा सा ओरल आ रहा है जिसको मैं भूल गई हूँ, उसको भी आप गार्गलिंग के लिए दे सकते हैं सेंधा नमक डाल करके। मैम क्या चीज़ मैम, एक बार दोबारा रिपीट करना। ओरल मार्केट में भी हाँ, है हाँ, आयुर्वेदिक हाँ, फॉर्मुलेशंस हाँ। जिसको कि आपको गार्गलिंग के लिए उसको देना ही देना है। ओके। अदरवाइज आप त्रिफला, मुलेठी, हल्दी और इसके साथ थोड़ा सा शहद मिला करके हाँ। उसको गार्गलिंग के लिए दे सकते हैं। मैम ये टॉन्सिलर स्टोन में भी इफेक्टिव है? बिल्कुल, पर टॉन्सिल में अगर वो बन गया कंक्रीशन, हाँ। तो जो हाँ। टॉन्सिलिट हो रही है हाँ। वो आपको निकालनी ही पड़ेगी। उसमें उसके बाद यवक्षार का एप्लीकेशन करना तब ठीक होगा। किसी तेल में या किसी घृत में मिला के यवक्षार यवक्षार? विद हनी। हनी। जी ठीक है मैम, थैंक यू। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने हम सभी को